नमस्कार, सच तक चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। 2019 के जो संविधान संशोधन था, 103वां संशोधन मोदी सरकार का, उसको सही ठहराया है। 3-2 के बहुमत से सही ठहराया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भी संशोधन किया गया था सरकार के द्वारा, गरीब लोगों को आरक्षण के लिए 10% ईबीएस जिसको कहा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, वो सही है। लेकिन इसमें जिन 2 जजों ने असहमति जताई है, वो 2 जज बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक जज है भारत के चीफ जस्टिस यू ललित, जिन्होंने कहा है कि ये जो 10% आरक्षण गरीबों को दिया जा रहा है, वो समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और आज हम ट्रुथ बाइट में इसी पे बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह का एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज ने की है, वो क्या कहती है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के जाने माने एडवोकेट आदिश अग्रवाल जी, जो कि पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उपाध्यक्ष रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, और साथ साथ अध्यक्ष हैं फिलहाल बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आपका स्वागत है आदिश जी। बार एसोसिएशन जी, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के जी। आदिश जी, सबसे पहले हमें समझाएं, ये डिसीजन को संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए समझा दें कि क्या डिसीजन आया है और ये किस तरह का लैंडमार्क डिसीजन है और आगे इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, 2019 में भारत सरकार, मोदी सरकार एक 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाई, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रोविजन रखा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन रहेगा। जब ये इसका मतलब था जो अपर जिनकी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन एससी की, एसटी की एंड ओबीसी की पहले ही भारत सरकार ने दी हुई है, वो 50% थी। तो 50% के बाद 10% और, क्योंकि ये बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, आपने कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन कर दी। कास्ट में तो एससी में कितने बहुत अमीर आदमी हैं, बाबू जगजीवन राम थे, हजारों एकड़ जमीन थी। तो उसकी बजाय जो रियल में गरीब है, जिसको पढ़ाई का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो गरीब है, उसको क्योंकि वो पढ़ा नहीं, इसमें उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है सरकारी। तो ये बहुत ही हमारे अपर कास्ट जो हैं, जिनके रिजर्वेशन नहीं थी, उन्होंने कम से कम ये डिमांड रखी थी और भारत सरकार, मोदी सरकार ने उसको माना, क्योंकि जो अपर कास्ट हैं वो चाहते हैं कि उनमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, कि जो पैसे से बहुत कम है, जो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, उनके लिए रिजर्वेशन हो। सब लोग जानते हैं, सबसे मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी वो जाति के आधार पर हुई थी कि जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिनको समान अवसर नहीं मिले, और जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस यू ललित ने कहा है कि ये समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन होगा आर्थिक आधार पर आरक्षण देना। तो जो मूल मुद्दा है वो इसी पे आता है। और 50 क्या, और दूसरी बड़ी बात जो लोगों के दिमाग में है, जो लोग जानना चाहते हैं कि आप टोटल आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा, जिसको उदित राज भी उठा रहे हैं, बार बार कांग्रेस के नेता हैं कि अब 50 के बजाय 60 हो जाएगा। तो अब इंदिरा साहिनी का जो महत्वपूर्ण बार बार लैंडमार्क आता है जजमेंट की 50% सीलिंग से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में अब क्या स्थिति रहेगी। देखिए, जजमेंट जो है वो कोई उस टाइम के हिसाब से उन्होंने ये जजमेंट दिया। जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया था, परंतु जैसे जैसे जरूरतें उसमें फील हुई कि भाई इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उसमें अमेंडमेंट लाए गए। इसी तरीके से जब ये इंदिरा साहनी का मुकदमा डिसाइड हुआ, उस टाइम किस वर्ष में हुआ था ये मतलब इस पे नहीं हमको जाना है,
सवाल ये है कि जिस टाइम भी जजमेंट आते हैं, और वो जजमेंट भी ये नहीं है कि सारे एक मत से होते हैं। आज भी आपने देखा 2 जजेस, चीफ जस्टिस, ये नाम के चीफ जस्टिस रहे हैं, इनको तो कोठी भी नहीं मिली है। इतने कम, ये सिस्टम ही हम सरकार से डिमांड करने वाले हैं कि जो छोटे पीरियड के लिए हमको नाम के लिए गवर्नमेंट एक्सचेकर को बढ़ाने के लिए ऐसे चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट नहीं करने चाहिए, कम से कम जिसका 6 महीने तो टाइम हो, जो कुछ कर सके। तो इस तरीके से आप चीफ जस्टिस रहे, ये ना बोलिए। 2 जजेस ने इसको और तरीके से सोचा, वो पुराने रूढ़िवाद से सोचा, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग से ये नहीं सोचा कि जो अपर कास्ट हैं उनको नहीं बढ़ावा देना, क्या SC ST को जब बढ़ावा देना है तो इसमें इसीलिए तो अमेंडमेंट लाए, ये भूल गए अमेंडमेंट इसीलिए लाए हैं। अगर हमको किसी को प्रमोट नहीं करना तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। आज जो जब शुरू में अमेंडमेंट लाए इनिशियली SC ST के लिए, तब ये जरूर सोची कि भाई ये, क्योंकि उस टाइम कमाई का वो तो सोचा ही नहीं था कमाई के हिसाब से, तो ये आदमी के इनकम के हिसाब से। जब जनरल ये प्रिजम्पशन था कि भाई ये हरिजन हैं, SC हैं, ST हैं, इनको हमको प्रोटेक्ट करना है, इनको डेवलप करना है, ये पिछड़े हुए हैं। परंतु जब ये देखा कि इनको अब तो कर दिया, परंतु ये तो केवल जात के हिसाब से, चाहिए करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको 2-3 जनरेशन IAS IPS हैं, उन्हीं को हम दिए जा रहे हैं। तो आम जनता में एक ये आया। और ये भी मैं बता दूं, आगे ये एक बार जब ये डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिकॉग्निशन दी जाएगी, उसके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाएगा, उनको समाज के साथ बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनको नौकरी में भी और उनको पढ़ाई में भी। आगे ये भी डिमांड आने वाली और ये होके रहेगा, ये भी आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमको जनता की नब्ज का पता होता है, क्योंकि मैं 4 स्टेट का एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूं। मैं बार एसोसिएशन सब डिवीजन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, स्टेट बार काउंसिल से लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक, और मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट का प्रधान हूं। हम जनता की मेंटेलिटी को जानते हैं। आज जब ये अप्रूव हो गया है जो मोदी जी का ये अमेंडमेंट, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सही है, मेजॉरिटी से कहा हो चाहे, तो इससे ये मैसेज आगे के लिए जो SC में भी इकोनॉमिकली वीकर जो होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे अमेंडमेंट आएंगी, ये डिमांड आएंगी पब्लिक की, और यही चीज ये जब उसको जो चैलेंज करा जाएगा उसको भी सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी, क्योंकि हर वक्त सिचुएशन के हिसाब से हमारी सोच बदलती है। इसीलिए सोच जब बदलती है, हमारे रिक्वायरमेंट बदलती हैं, उस हिसाब से ही हम अपना सिचुएशन को अमेंड करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, जजों के विचार बदलते हैं। जी नहीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया? 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी का स्टेटमेंट आया, वो वर्डिक्ट आया था, और तब से लगभग 28 साल मान लीजिए आप कि हो चुके हैं। तो इसमें इतना क्या बदल गया 30 साल में? 30 साल में ये बदल गया कि ये देखा कि अपर कास्ट के जो हैं वो, क्योंकि अपर कास्ट के हैं इसलिए उनको मौका नहीं मिल रहा। कास्ट के अपर के हैं, परंतु उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनको सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो उनके बच्चे वो पढ़ा नहीं पाए। उनके बच्चों को पढ़ाना चाहते थे तो उनको दाखला नहीं मिला, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये सरकार ने सोचा। आपका कहना है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद से पैसे की महिमा बढ़ गई है। जब आरक्षण शुरू हुआ था तब लगभग सभी लोग फ्री में पढ़ रहे थे सरकारी संस्थानों में। जो हम लोग जो पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन के अधिकारी आए हैं वो लगभग सरकारी स्कूलों में सरकारी संस्थानों में पढ़ के आए हैं। तब पैसे की इतनी भूमिका नहीं थी, और अब आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई में पैसे की भूमिका बहुत अधिक हो गई है, और बिना पढ़ाई के लोगों को पढ़ा नहीं सकते। ये कहना चाह रहे हैं आप? आज कंपटीशन बहुत हो गया है, आज दुकानदारी में भी कंपटीशन बहुत हो गया है।
आज पढ़ाई के फील्ड में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। पहले हर एक को एडमिशन मिल जाता था, आज नहीं मिलता है। आज सरकारी इतने कम हो गए हैं सरकार, क्योंकि सरकार सेल्फ फाइनेंसिंग में आज प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन दे रखा है। तो अब इस मोदी सरकार ने सीटों को सरकारी इंस्टीट्यूशन में भी बढ़ाया है। जैसे आपने देखा एमबीबीएस में भी बढ़ा दिया, इंजीनियरिंग में भी बढ़ा दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने का सरकारी इंस्टीट्यूशंस में मिले मौका। लेकिन 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 आप जो चीफ जस्टिस पे ही सवाल उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस वो सिर्फ नाम के चीफ जस्टिस हैं। वो नाम को ये कहना कितना उचित है? आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए पूरी सिस्टम पर सवाल उठाना, चीफ जस्टिस व्यवस्था पर सवाल उठाना। हाँ, चीफ जस्टिस को हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस को बनाने के लिए ये किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये वाला भी हमको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको आज जो है चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हैं उनको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दे दी गई है। जो चीफ जस्टिस का प्रॉपरली काम नहीं कर पाए, जिसको कोई अपॉर्चुनिटी, अब क्या हुआ इन चीफ जस्टिस के साथ, ये कॉलेजियम की मीटिंग बुलाना चाहते थे, मीटिंग तक नहीं बुला पाए। तो और क्या होता है जब कोई क्यों नहीं बुला पाए? क्योंकि इनका टाइम थोड़ा था। जिनका टाइम थोड़ा होता है, जिसका पता होता है कि ये तो 2 महीने के लिए है, तो और जजेस भी कोऑपरेट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि भाई इनके लीडरशिप में क्या काम करना है। तो ऐसे सरकार को सोचना चाहिए। अब सरकार ने ये कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 महीने तक कोठी रिटेन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ इन चीफ जस्टिस को, जस्टिस जो ललित को जो सरकारी कोठी चीफ जस्टिस की, जैसे राष्ट्रपति होता तो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट भवन में रहेगा। चीफ जस्टिस की भी एक कोठी फिक्स है, वो इस कोठी में नहीं रह पाए। तो ऐसे केवल उनकी पेंशन को बढ़ा दिया, उनको फैसिलिटीज दे दी। ये सरकार और पब्लिक के पैसे पर खर्चा बढ़ता है, इसलिए हमको सोचना होगा। लेकिन सवाल सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस तो है ना, चीफ जस्टिस के पद से उन्होंने कहा है कि समान अवसर के सिद्धांत का ये जो संशोधन है 103वां वो उल्लंघन करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, हर एक जज की बराबर है, चीफ जस्टिस की कोई अलग ताकत नहीं है। अब उनकी जो ओपिनियन थी वो कूड़ेदान में फेंक दी गई, क्योंकि मेजोरिटी 2-3 जजेस जो उनके बाद अपॉइंट हुए थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बिल्कुल सही है, और जो यहाँ पर रिट पिटीशंस आई हैं, जो उसमें ग्राउंड दी हैं, वो जायज नहीं है। सरकार का जो रीजनिंग है कि वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया है, वो सही है, हम उनकी बात को मानते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस का कहना सब ये बराबर है। चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ द जो रोस्टर, उनकी उससे ज्यादा ताकत नहीं है। जज कौन इसमें बैठेंगे वो तो चीफ जस्टिस के हाथ में था, परंतु ये उनके हाथ में नहीं कि जो उन्होंने कह दिया वो सबको मानना होगा। आज देख लिया आपने, उनकी बात एक और जज ने मानी, केवल 3 और जजेस ने नहीं मानी, और 3 और जजेस की बात चली। वो कानून आज हिंदुस्तान का कंफर्म हो गया जो मोदी सरकार लाई। मैं कहना चीफ जस्टिस ने कहा ये गलत है आपका बोलना। चीफ जस्टिस इज फॉर नेम से, ही इज इक्वल अमंग अदर्स, ही इज द फर्स्ट अमंग अदर। हाँ, फर्स्ट अमंग, लेकिन फर्स्ट तो है ना। फर्स्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि जिसको उनको सोच उनकी पुरानी थी, वो सोच पुरानी में रह गए जितने ये पुराने थे, वो वाली नहीं। आज हमको सोचना है, सही तरीके से सोचना है कि देश के लिए, समाज के लिए क्या बेटर है।
आपका जो मतलब है कि हमारा, पुरानी सोच वाले जज हार गए, नई नई सोच वाले जज जीत गए? नहीं नहीं, ये नहीं है। पुराने जैसे इनके विचार हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि वीकर जो यही तो हुआ ना, इकोनॉमिकली मतलब तो यही हुआ ना वीकर कि हैं, पुरानी सोच वाले जज हार गए, पुरानी सोच वाले सीनियर ये सीनियर कोई जज हार इसमें गए, नहीं नई है। जज ये वाले सोच जीत की, गए। सोच जो है उन्होंने सही सोचना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था मैरिज के बारे में, क्या मेरे, क्या आपका क्या कहना है, मेरे से क्या कहना चाहते हैं आप? वो जो फादर का जो हमने बताया शादी किस उम्र में हुई, ये मतलब ये चीजें ठीक नहीं है। हमको समाज के साथ नहीं तो चलना उनके चाहिए। उनके पिता ने शादी 96 साल की उम्र में की है, नहीं की है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप यू ये ललित की बात कर बता रहे रहा हो हूं। ना? नहीं नहीं, यही मैं बता रहा हूं कि हमको समाज के जो चेंजेज हैं उसके हिसाब से समाज के चलना चाहिए। जो आज हमें क्या पूरा पूरा इकोनॉमिकली पूरा वीकर, मामला क्या है? यू ललित के पिताजी ने कितने साल की उम्र में शादी की है, क्यों की है, क्या थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा नहीं सके जल्दी से? ये चीज इस इशू पे ठीक नहीं है। ये वो अलग बात है। वो इस इशू पे वो चीज लाना वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा। परंतु जो सरकार ने स्टैंड लिया, आम गरीब आदमी, केवल वो कास्ट से अपर कास्ट का है इसके लिए उसको मरने दो। ये केवल मोदी सरकार ने सोचा कि नहीं, उनको नहीं मरने देना है। ये सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी डिसीजन ने सोचा कि उनको नहीं मरने देना है, उनके लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। और आज तो हिंदुस्तान का रिजर्वेशन कितना हो जाएगा? 60%? टोटल रिजर्वेशन 60% हो जाएगा? 60% हो जाएगा। इससे 60% मतलब बाकी एससी बाकी जो, एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उस पे कोई असर नहीं होगा। उनका कोई राइट छोटा नहीं होगा, उनकी कोई रिजर्वेशन कम नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। इसके अलावा जो अब अपर कास्ट में जिनको रिजर्वेशन पहले नहीं मिला हुआ है कास्ट के हिसाब से, उनको 10% इकोनॉमिकली वीकर होने तो के मतलब है नाते, कि योग्यता के आधार पर, मेरिट के बेस पे जो लोग सिलेक्ट हो रहे थे जनरल कास्ट में, उसका हिस्सा अब कुछ और कम हो जाएगा। पहले 50% लोग सिलेक्ट हो रहे थे, अब 50-50 के बजाय तो सिर्फ 40% लोग मेरिट के आधार पर रह जाएंगे और 60% लोग रिजर्वेशन के आधार पर आ जाएंगे, ऐसा? नहीं देखिए, ये उन्हीं में से, ये जो पहले जिनको जिनको 50% मिल रही थी, उन्हीं में से 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलेगा। उन्हीं में से ये कहते थे जो आप जिनको चीफ जस्टिस कह रहे हो कि उनको भी और दे दो दोबारे। वो इसमें से कह रहे, उनका तो जब उनको रिजर्वेशन दी हुई है, ये बात सही है जो इन्होंने बात बोली है। आज जनता के दिमाग में ये बात एक नई उभर कर आई है कि जो एससी और एसटी और ओबीसी में जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके अंदर उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको प्रायोरिटी नहीं दी वो बात जाए। ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो रिजर्वेशन का हिस्सा है, पूरे पूरे मतलब 100 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो अब 60 लोग सिलेक्ट होकर आएंगे रिजर्वेशन से, 40 लोग सिलेक्ट होकर आएंगे सिर्फ आपकी योग्यता के आधार पर। मतलब जी रिजर्वेशन का पूरा हिस्सा, वजन अब ज्यादा रहेगा। जी जी, ये बात सही है। तो ये तो बड़ा अनजस्टिस है ना किसी भी प्रणाली में, नहीं जहां नहीं, कोई 60% भी लोग आयोग। जो अपर कास्ट के, किसी को इस बात में ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे हिंदुस्तान भर से आज 40-50 फोन आए अपर कास्ट के, और जो वीकर नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर नहीं है, जो मीडियम लेवल फैमिली के हमारे, आपका मतलब है कि अपर कास्ट इससे खुश है? हाँ, वो अपर कास्ट जिनको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, अपर कास्ट के जो मीडियम, तो इससे नाराजगी किसको है? इससे नाराजगी किसको है इससे? ये नाराजगी ये पॉलिटिकल आदमियों को है, या ये जजेज जो है थोड़ा अपना दिमाग इधर उधर का चलाते हैं कि जी इनको रिजर्वेशन नहीं दिया, ये नई कहानी लाना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता जो ये दो जजेज ने कहा कि उनका रिजर्वेशन तो पहले ही है। आप एससी एसटी ओबीसी को तो रिजर्वेशन 50% में दे रखा है, ये भूल गए।
कि जजमेंट जब आप देते हो थोड़ा सा दिमाग को चारों तरफ दिमाग को खुला रख के सोच के हमको अपना डिसीजन देना चाहिए। आप जजों के बारे में इतनी सब टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप बार बार जजों को बोल रहे हैं कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, दिमाग खोल के नहीं देख रहे। नहीं, सारे जजों को कहां से, जजेज हमारे बहुत अच्छे हैं, जब तो मेजोरिटी डिसीजन आया है, उन्होंने दिमाग खोल के काम किया। ये जो हमने हमेशा जजेज के ऊपर जब सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये सिस्टम अभी जो लॉ मिनिस्टर ने भी बोला कि हमको दोबारा सोचना होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जजेज को बनाते वक्त ये देखना चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनके जैसे आपने भी बोला कि जी यूनानिमस नहीं है, दो जजेज नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको अमेंडमेंट को गलत बोला है, उन्होंने ये बोला इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दे। अब आप ये बताइए, इनको तो रिजर्वेशन पहले दे रखी है। हाँ, उन्होंने नया पॉइंट इनको जो बोलना चाहिए था अपने जजमेंट में, सजेशन देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को व्हाइल पासिंग एक्सेप्टिंग दिस, कि जो आपने 50% रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए दे रखा है, उसके अंदर वीकर जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको पहले प्रायोरिटी दो। ये इन्हें एडवाइस देनी चाहिए थी, परंतु ये ना दे के ये एडवाइस ये कहने लगे ग्राउंड इसको कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपने जो इनका रिजर्वेशन पहले SC ST OBC का, उनको इस 10% में क्यों नहीं दिया। अजीत जी, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो पक्ष है, जो इसके विरोध में जो पक्ष है, वो फिर से बता रहे हैं कि इसके खिलाफ याचिका दायर करने जा रहा है, और इस जो हमारा संशोधन है 103वां संशोधन, उसको फिर से रिजेक्ट करने की मांग करेगा। तो ये बड़ी बेंच में जाएगा, क्या होगा अब इसका? आगे इसमें आपको लग रहा है कि जस्ट कोई डिसीजन आगे बदल सकता है? क्या होने जा रहा है? कोई किसी हालत में ये चीज बदल नहीं सकती है। ये अगर किसी तरीके से मैं तमिलनाडु सरकार ने इसमें रिट पिटीशन डाली थी, मैं तमिलनाडु सरकार जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है उनके फादर का मैं पहला एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में रहा हूं। हमें पता है सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ इंडिविजुअल्स इस चक्कर में रहते हैं कैसे हम कुछ वोटों को कंसोलिडेट करें, और इस तरीके के जो ऑब्जेक्शन ये उठाना, और खासकर जुडिशरी की तरफ से उठाना, ये उनको प्रमोट करते हैं। जो बात कही कि इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, जो SC ST OBC को इस 10% में क्यों नहीं दिया, इस तरीके की ठीक बात, ये बात कहनी। आपका कहना है कि अब लैंड ऑफ द ये आपका लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है, अब इसमें कहीं चेंज नहीं हो सकता। अब 10% रिजर्वेशन भारत की जो है ना हकीकत बन चुका है। बिल्कुल, गरीब लोगों के लिए ये रहेगा हमेशा। हाँ, के लिए ये हमेशा के लिए रहेगा। तो गरीब लोगों में कौन कौन लोग आएंगे? गरीब लोगों में सवर्ण सभी जातियों के लोग आएंगे कि सिर्फ सवर्ण आएंगे? स्वर्ण आएंगे जिनकी रिजर्वेशन ये 50% में नहीं है। चलिए, तो मतलब जो रिजर्वेशन है मुख्य रूप से 10% रिजर्वेशन गरीब लोगों के लिए है, और उनके लिए है जो पुराने रिजर्वेशन में कवर नहीं होते हैं। यही बात है। जी 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 बिल्कुल। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे मुद्दों पर बहुत साफ तो इसे बहुत स्पष्टता से बात रखी। उम्मीद करना चाहिए कि दर्शक हमारे समझ रहे होंगे कि रिजर्वेशन एक पाथ जो डिसाइड हुआ है, लैंडमार्क डिसीजन आया है, ये पाथ ब्रेकिंग डिसीजन है। उम्मीद करना चाहिए कि ये डिसीजन इस तरह से कायम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सभी के हित की बात है। लेकिन ये भी देखना होगा कि रिजर्वेशन 60% हो जाए किसी भी सोसाइटी में, ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। रिजर्वेशन में हमेशा कम से कम 50% जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा, इंदिरा साहनी के स्टेटमेंट भी कहा गया है कि रिजर्वेशन कम से कम 50% तो मेरिट के आधार पर होना ही चाहिए। 50% लोग मेरिट नॉन मेरिट पे हो सकते हैं, रिजर्वेशन में हो सकते हैं। इसी भावना को इंदिरा साहनी को हमने इलेक्शन में हराया था वाइस प्रेसिडेंट में। अच्छा, क्या बात है, इलेक्शन में। अच्छा, चलिए, तो उम्मीद करना चाहिए कि जो है ना जो रिजर्वेशन है वो कहीं ना कहीं
अब आर्थिक आधार पर ही होगा, जो जिन जातियों को मिला हुआ है रिजर्वेशन जाति आधार पर, उनमें भी आर्थिक आधार पर हो। यही समय की मांग है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, नमस्कार। आप देखते रहिए सच धन्यवाद। तक। नमस्कार।